ओनली आईएएस के आईडीएमपी प्रोग्राम वगैरह में थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि मुख्य परीक्षा में ओनली आईएएस से आपको क्या हेल्प मिला। सर, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम मैंने 2022 में अटेम्प्ट देने के लिए ओनली आईएएस का ये आईडीएमपी कोर्स लिया था, जो कि बेसिकली एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम था। तो सर उससे एक जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम पे, उसमें डेली 20 एमसीक्यूज दिए जाते थे, जिनके मैंने प्रैक्टिस किया था। इससे एक बुक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी। ओके, तो यस क्या सर। एडिटोरियल को भी फॉलो करते थे आप ओनली आईएएस के? यस सर, मैं पहले जैसे 2022 के समय ही मैं जो ओनली आईएएस का यूट्यूब एडिटोरियल आता था, द हिंदू एनालिसिस, उसको फॉलो करता था। उससे जैसे जो डेली एडिटोरियल्स होते थे द हिंदू में, उसमें एक कंप्रेहेंसिव एक पर्सपेक्टिव मिलता था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ पर 68th बीपीएससी के टॉपर, और मैं अगर सही मायने में कहूँ तो रैंक 1 से 10 के बीच के 9वें रैंक के आकाश जी का स्वागत है। तो इन्होंने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है, इनका स्थान 9वां है। तो आकाश जी, आपका बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से, हृदय तल से स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यस यस यस। और ये बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आपने विभिन्न ओनली आईएएस पीडब्ल्यू के इनिशिएटिव से 68th बीपीएससी परीक्षा परिणाम प्राप्त किया। यहाँ पर मैं सर बहुत सारे कुछ जो बच्चों के मन में डाउट रहते हैं, उन सारी चीजों पर यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जान लिया जाए। थोड़ा सा आप मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। सर, मैं अपने स्टडी के बारे में अगर बताऊं, तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से किया है। 10th तक पढ़ने के बाद मैंने 11 12 एमएस कॉलेज मोतिहारी से किया, और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हम्म ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑनर्स के साथ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सर। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन किया है मतलब? जी। जी। और बिहार में किस स्थान से हैं आप आकाश जी? मैं बिहार के वेस्ट चंपारण जिले से बिलोंग ओके, करता हूँ। पश्चिमी चंपारण जिले से आप बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये कौन सा प्रयास था बीपीएससी में आपका? सर, ये मेरा पहला ही प्रयास था। 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की थी, और ये पहले प्रयास में ही हो गया। तो पहले प्रयास में, और मैं कहूं तो बहुत ही कम उम्र में, आपने बीपीएससी में टॉप 10 के भीतर रैंक हासिल किया है। जी जी। तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी और आज उन सभी खास बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स पर आते हैं। थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि प्रीलिम्स में जो है कैसा रहता है आपका स्कोर, और प्रीलिम्स में आपकी क्या रहती है स्ट्रेटजी? सर, प्रीलिम्स में चूंकि 68 बीपीएससी के बाद प्रीलिम्स के पैटर्न में बहुत चेंज देखने को मिला। पहला कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होते थे वन लाइनर टाइप, बीपीएससी ने वो पूछना बंद कर दिया, और थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिटेल में क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई गई है। तो इसके लिए मेरा सर प्रयास ये रहा कि मैं चूंकि पहले यूपीएससी की तैयारी भी मैं करता था, तो इसके लिए मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्रेहेंसिव पढ़ा हुआ था। तो इससे सर, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको कई बार गेस गेस भी करना होता है, तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज रहती है। तो मैं अगर अपने मार्क्स की बात करूं, तो 68 में मुझे 102 मार्क्स मिले थे, और 69 के प्रीलिम्स में मैंने क्वालिफाई किया, जिसमें 104 मार्क्स मिले थे। तो बीपीएससी के कटअप जो कि 90 के आसपास रहते हैं, उसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे। और मैं इसका श्रेय बहुत सारे टेस्ट लगाना प्रीलिम्स के टाइम में, और साथ ही कंप्रहेंसिव रीड करना, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रीड करना, बशर्ते कि घटना चक्र और लुसेंट जो पहले कन्वेंशनल सोर्सेज थे उसके बदले बुक्स को रीड करना, जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब। ओके, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज को आप फॉलो करिए, जो जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, और साथ ही साथ टेस्ट की जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी इस जर्नी में रही। और यस सर। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने जो है वो क्या क्या किया? सर, करंट के लिए बेसिकली मैं एग्जाम के 2 महीने पहले कोई ईयरली मैगजीन मार्केट में जो अवेलेबल रहते थे, उसको मैं लाता था, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ता था, और बार बार रिवीजन मैं करता था।
और लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और उसको मैं मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करता था कि अगर कहीं भी बीच से कुछ पूछ दिया, कोई भी रिपोर्ट रैंकिंग कहीं भी पूछा जा रहा है तो मैं उसको बना पाऊँ। और लास्ट के 3 मंथ के लिए मैं एक दूसरा करंट अफेयर सोर्स भी रेफर करता था, ताकि एक मेरा डबल रिवीजन भी हो जाए। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो उनका एक वो भी सिक्योर हो जाए। तो प्रीलिम्स के करंट अफेयर में मेरी बेसिकली यही स्ट्रेटजी रही है, नेशनल इंटरनेशनल के लिए भी और बिहार स्पेशल के लिए भी। एक मैगजीन आती है मार्केट में, बहुत सारे पब्लिकेशंस के अवेलेबल रहते हैं, उसमें कोई भी लेके उसको थोरोली पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अब मैं आकाश जी ये जानना चाहूंगा कि मुख्य परीक्षा, चूंकि मुख्य परीक्षा में ही आपने बेहतर परफॉर्म किया होगा इसलिए आपको जो है वो रैंक 9 मिला। तो मुख्य परीक्षा में ओनली आईएएस से आपको क्या क्या हेल्प मिला? क्योंकि मैंने सुना कि आपने ओनली आईएएस के आईडीएमपी प्रोग्राम वगैरह में थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि मुख्य परीक्षा में ओनली आईएएस से आपको क्या हेल्प मिला। है। सर, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम मैंने 2022 में अटेम्प्ट देने के लिए ओनली आईएएस का ये आईडीएमपी कोर्स लिया था, जो कि बेसिकली एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम था। तो सर उससे एक जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम पे, उसमें डेली 20 एमसीक्यूज दिए जाते थे, जिनके मैंने प्रैक्टिस किया था। इससे एक बुक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी। और उसमें डेली दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाते थे मेंस के लिए। तो मैं प्रैक्टिस करता था। कहीं ना कहीं जब मैं बीपीएससी के लिए शिफ्ट किया अपना स्टडी यूपीएससी से छोड़ के, तो वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी वो यहाँ मुझे काम करी। और साथ ही ओनली आइस की प्रहार सीरीज है, उसको मैंने नोट्स मेंस में नोट्स बनाते समय उसको रेफर किया, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया। ओके, तो इसका मतलब है कि ओनली आईएएस का जो प्रहार है और ओनली आईएएस का जो आईडीएमपी प्रोग्राम है, इन दोनों चीजों से आपको मुख्य परीक्षा की बात करें और प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि आपने प्रारंभिक परीक्षा में अभी बताया टेस्ट का रोल बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों परीक्षाओं में आपको जो यस। है उसका काफी सपोर्ट मिला। ओके, तो यस सर। क्या एडिटोरियल को भी फॉलो करते थे आप ओनली आईएएस के? यस सर, मैं पहले जैसे 2022 के समय ही मैं जो वालियस का यूट्यूब एडिटोरियल आता था द हिंदू एनालिसिस, उसको फॉलो करता था। उससे जैसे जो डेली एडिटोरियल्स होते थे द हिंदू में, उसमें एक कंप्रेहेंसिव एक पर्सपेक्टिव मिलता था। ओके। ओके, ठीक है। तो और मुझे आप बताइए यहाँ पर कि आपका जो ये रहा मेंस में जो जर्नी रही वो कैसी रही? सर मेंस में मुझे लगता है कि चूंकि बीपीएससी का पैटर्न बदला, जिसमें लगभग 3 महत्वपूर्ण चेंजेस देखने को मिले मेंस में। हम्म। पहला, सर कि जो बीपीएससी में पहले क्या था कि जो रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं वो आप उसको कर लीजिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे। तो लड़कों बच्चों को बहुत आसान होता था मेंस के प्रिपरेशन करना। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि नए क्वेश्चंस भी 68 में इंक्लूड किए गए थे। तो सर ये पहला चेंज था। दूसरा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किए गए थे, जिसमें कंपलसरी क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में दिया जाता है। तो इससे लगभग 20 क्वेश्चंस एक पेपर में करने पड़ रहे थे। और तीसरा, ऑप्शनल का महत्व को हटाकर ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया। तीन तीन जो चेंजेस लाए गए थे इसमें, चूंकि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, उसके वजह से इन तीनों जो चेंजेस थे वो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए फेवरेबल थे। पहला कि चूंकि मैं कंप्रेहेंसिव रीड किया था, तो जो नए क्वेश्चंस आए थे वो मुझे उसको बनाने में बहुत हेल्प हुई थी। दूसरा, मैंने स्पीड राइटिंग का बहुत महत्व आ गया था, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ गए थे। और मैंने अपने साथ बहुत बच्चों का देखा जो क्वेश्चन छोड़ रहे थे। जीएस 1 में भी जीएस 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन उनके छूट जा रहे थे। तो एक चैलेंजिंग टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा इशू उभर के आया था। और ऐसे में बहुत जो मतलब जो कन्वेंशनल हम कहेंगे कि बीपीएससी जो प्रिपरेशन करते थे, वैसे में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसे पे बहुत ज्यादा काम किया था। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैं जैसे यूपीएससी जो टॉपर्स के ऐसे अवेलेबल होते हैं वेबसाइट्स पे, मैं उनको रेगुलरली बहुत सारे, लगभग मैंने 50 से ज्यादा ऐसे पढ़े होंगे। और उनसे मैं नोट्स भी बनाता था। उनके एसेस में जो उन्होंने स्टोरीज यूज किए हैं, जो एनेक्डोट्स यूज किए हैं, जो कोट्स उन्होंने यूज किया है, जिस तरह से वो डायमेंशन को ओपन करते हैं, तो मैं उनको रीड करता था, मैं उनसे लर्न करने की कोशिश करता था और अपना नोट्स बनाता था। क्योंकि कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैंने सेपरेट 2 कॉपी बनाई हुई थी ऐसे के लिए, और मैं उनको सबको नोट कर रहा था, जिससे मुझे ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत हेल्प हुआ। बिल्कुल बिल्कुल।
मैंने तो मतलब हम लोगों ने तो काफी देखा है कि जैसे आपका रैंक 9 है, टॉप जो सेकंड रैंक है, उन्होंने भी काफी जो है मतलब जो एडिटोरियल हो या फिर जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हो उसका काफी उनको भी हेल्प मिला पीडब्ल्यू की तरफ से। लेकिन अच्छा है जैसे आपने यूपीएससी की यस। प्रिपरेशन की और उस प्रिपरेशन का फायदा कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब पैटर्न चेंज हुआ तो आपको डायरेक्टली उसका फायदा मिला। और जैसा आप कहे कि एसए के लिए भी आपने बहुत यस। मेहनत की है, तो एसए पे भी थोड़ी सी बात और भी मैं करना चाहूंगा कि एसए में क्या करते थे आप? एसए की प्रैक्टिस अलग से करते थे या डेली बेसिस पर एसए लिखते थे या वीकली लिखते थे या फिर मेंस परीक्षा में लिखना शुरू किया? कैसे थी आपकी वो स्ट्रेटजी उसकी? सर अगर शुरू से ऐसे के स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने जब मुझे पता चला कि ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो मैं यूपीएससी, जैसे कि मैंने कहा, यूपीएससी टॉपर्स के ऐसे को मैंने रेफर किया और उनके ऐसे में से जो एनेक्डोट्स वो यूज किए हैं, जो कोर्स यूज किए हैं, मैं उनका नोट्स बनाने लगा। अगर मुझे कंक्लूजन उनका लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज किया है तो उन वर्ड्स को भी मैंने लिखा, नोट किया। कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं जो मतलब कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, वो सब भी मैंने नोट किया कि मैं उसको यूज कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सर ये किया। ऐसे पढ़ने से मुझे एक तो अंडरस्टैंडिंग में आ रही है कि कैसे लिखना है। दूसरा सर, मैं बहुत सारे टॉपिक्स में प्रिपेयर किए जो यूपीएससी के पैटर्न से भी, कि ये टॉपिक लगभग 15-20 टॉपिक में देखा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स पर मैं लगभग 4 या 5 पेज का प्रत्येक टॉपिक में नोट्स बनाया, जिसमें फैक्ट्स तैयार करना, उस पर कोट्स तैयार करना, उसका क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, जैसे प्रोज कॉन्स वे फॉरवर्ड, उस टॉपिक जैसे वुमेन मान लीजिए एक टॉपिक है तो उसका मैंने ये सब तैयार किया। फिर कंक्लूजन में मैं किसको कोट कर सकता हूँ, तो इस तरह से मैंने 15 के आसपास टॉपिक में तैयार किया था। और तीसरा सर, मैंने अ, बहुत सारे कोर्स को, जो यूनिवर्सल कोर्स होते हैं, बहुत सारे पोएम्स होते हैं, उनको मैं एक उनको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके हम उनको डाल सकते हैं। और मैंने ऐसे लिखने के स्ट्रेटजी पे बहुत काम किया। जैसे मेरा ये पैटर्न है सर कि मैं ऐसे को एनेक्डोट से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उसके बाद बॉडी में मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पहले देता हूँ, जो भी वो ऐसे से रिलेटेड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है मैं उसको दूंगा। और उसके बाद उसके बॉडी को जो भी हम डायमेंशन में तोड़ रहे थे, जैसे पेस्टल की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इस तरह से उसको तोड़ना। और जब कंक्लूजन की बात आती है तो मैं उसको मैं कंक्लूजन को ऐसे में सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कंक्लूजन पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपका मार्क्स वो देने वाला हो। इसलिए मैं कंक्लूजन को मैक्सिमम, जैसे मैं वहाँ 2-3 कोट्स डालूंगा और लास्ट में एंड करते हुए मैं कोई किन्हीं का कहा हुआ कोट्स डाल दूंगा या पोएम डाल दूंगा। तो इससे मुझे लगता है कि एक लास्ट में गुड फील, जो गुड फील टाइप का जो है उनको फील आता होगा और मार्क्स मिलने में मुझे आसानी होती होगी सर। तो ये मेरी स्टेट। बहुत बढ़िया बात बोला आपने कि कंक्लूजन के समय ही आंसर, जो एग्जामिनर जो है वो आंसर में मार्क्स देता है, तो उस समय अगर आप उसको उसका मन मोह लेते हैं या फिर उस समय आप अगर कोट दे देते हैं तो आपके लिए भी तो फील गुड है ही, और उसको भी लगेगा कि भाई ये चीजों को समझ पा रहा है, तभी जो है लास्ट में समराइज भी कर पा रहा है। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू में किस यस। प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए? सर मेन इंटरव्यू में जैसे मेरे ऑप्शनल बेस्ड वो डोमिनेटेड रहा, और फिर पोस्ट प्रेफरेंस, ये दो ही चीज पे मेरा इंटरव्यू चला। जिसमें कुछ मेंबर्स ने मुझसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था, क्या काम करता है, इस पे क्वेश्चन थे। जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन था कि बिहार में हाल ही में किस प्रोडक्ट को दिया गया था, भागलपुर में किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। एक सिलाव खाजा के बारे में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर पटना का कोई दुकान है जिसपे सिलाव खाजा लिखा हुआ है और वो बगल में ही खाजा बना रहा है, उसको सिलाव खाजा के नाम से बेच रहा है, तो क्या ये सही है या गलत। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। और सर हॉबी से मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। पोस्ट प्रेफरेंस से ये क्वेश्चन था कि अगर आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस बिहार एजुकेशन सर्विस था, मेरा फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप अगर बिहार एजुकेशन सर्विस में जाते हैं तो टीचर्स की प्रॉब्लम टाइम पे नहीं आते हैं, तो आप इसको कैसे टैकल कीजिएगा, इसके क्या आप स्टेप लीजिएगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन थे। ओके। तो इन बातों बातों में भूल ही गया कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बच्चों को बता दें कि आपका पद मतलब किस पद पर आपका चयन हुआ है? सर मेरा जो पहला पोस्ट प्रेफरेंस था बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार शिक्षा सेवा, इस पद पे मेरा चयन हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। कम से कम जो है आप जैसे जब बच्चे वहां जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की चरमरा सी गई है, धीरे धीरे हालांकि उठ रही है, लेकिन उसको और बेहतर आप करेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है।
यस सर। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आकाश जी आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आप भी काफी खुश होंगे। और फिर से पूरी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बीपीएससी वाला की टीम की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।